one component system. One component system, which system contain one component to describe all the phases present on the system. एक कंपोनेंट सिस्टम जिसमें एक कंपोनेंट हो, यानी कि C = 1 हो, यानी कि पूरे सिस्टम के जितने फेज हैं उनको डिफाइन करने के लिए केवल एक ही कंपोनेंट की जरूरत हो, तो उसे वन कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल होता है F = C - P+2। C - P+2 फेज रूल। यहां C = 1 हो गया तो -P = 2, P+2 = F डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3 - P। P मिनिमम, P जो है मिनिमम फेज 1 जरूर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में F = 3 - P यानी 3 - 1 = 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम = 2। दैट इज सिस्टम इज बाईवेरिएंट। बाईवेरिएंट कौन कौन से वेरिएबल होंगे उसमें? सिंस C = 1 तो कंपोजिशन इज 100%। कंपोनेंट की संख्या C = 1 है, तो यानी कि एक ही कंपोनेंट है, तो वो जो कि 100% होगा। तो बाईवेरिएंट में तो C तो फिक्स हो गया, इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं। अब क्या कह रहे हैं? प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स करने की जरूरत होगी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 2 होंगे, सिस्टम बाईवेरिएंट होंगे अगर कंपोनेंट की संख्या 1 है। अब F क्या होगा? F मिनिमम जो है 0 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होंगे जिनमें जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि F = 0। अगर F = 0 है तो ये ऊपर से क्या था? 1 - P+2, ये 1 - P+2, और तो F = 0 है, तो यहाँ से P इधर पॉलिटिव आ गया, 1 + 2 3, तो P = 3। मैक्सिमम फेज 3 होंगे वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ठीक, तो वन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसमें फेज की संख्या मैक्सिमम 3 हो सकती है। नाउ इक्विलिब्रियम डायग्राम या फेज डायग्राम। इक्विलिब्रियम डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज PT डायग्राम। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच डायग्राम किसी सिस्टम के लिए फेज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसी सिस्टम में, तो वहाँ फेज का बिहेवियर पता लग जाता है कि कौन कौन से फेज इस प्रेशर और टेम्परेचर पर प्रेजेंट हैं। नाउ वी आर कंसीडरिंग वन कंपोनेंट सिस्टम, दिस इज वाटर सिस्टम। इन वाटर सिस्टम, व्हाट इज वाटर सिस्टम? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर are present in equilibrium. This is a heterogeneous system since ice is solid, water is liquid and vapor is gaseous phase present in equilibrium at same time. बर्फ, पानी और पानी के ऊपर जनरली हम बताते हैं आपको कि ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर वेपर तीनों अवस्थाएं एक साथ प्रेजेंट होती हैं। एक सॉलिड फेज हो गया, एक लिक्विड फेज हो गया और एक गैस फेज हो गया। 3 फेज हैं। ऑल दी 3 फेज आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम कंपोनेंट वाटर। कि आइस सॉलिड में भी वाटर है, H2O है, लिक्विड वाटर में भी H2O है और वेपर्स भी H2O की है। सिंस each phase is the different physical form of the same component, that is water or solid, liquid and gas। तो सेम कंपोनेंट है, तो यहाँ वी कैन से इन अदर वर्ड कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ कंपोनेंट C = 1 क्या है? वो C = 1 वाटर H2O which describes
ऑल दी फेजेस इट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ ये जो है फेज कंपोनेंट की संख्या 1 है, फेज की संख्या 3 है वाटर सिस्टम में। नाउ वी ड्रॉ पी टी डायग्राम, पी ये प्रेशर और टी डायग्राम, फेज डायग्राम या पी टी डायग्राम। बिफोर दिस वी वांट टू डिस्कस vapor pressure. What is vapor pressure? Suppose this is a liquid and these are the molecules of the liquid. If we cover this liquid by a lid, ये ढक्कन से हम इसे ढक देते हैं एंड वैक्यूम बना देते हैं, यानी कि इसकी हवा निकाल देते हैं, तो दी molecules of liquid comes into the vapor phase। और कब तक आते हैं? जब तक कि ये दोनों आपस में वेपर फेज और ये लिक्विड सैचुरेटेड ना हो जाए। ठीक, तो ये जो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल हैं ये इसकी लिक्विड की लेयर पर टक्कर मारते हैं, इधर भी टक्कर मारते हैं, इधर भी टक्कर मारते हैं। तो ये वेपर फेज के टक्करों की वजह से जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वेपर प्रेशर वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के कारण जो पेपर है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। दिस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है और हर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड या सॉल्यूशन। तो ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और हर एक के लिए अलग अलग होता है। नाउ इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती है, यानी कि ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की संख्या जाती है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर की बात यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वेपर फेज में पहुंचने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वी कैन से वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, तो अब हम तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा लिक्विड का। और बता दें कि ये लिक्विड में भी होगा, ये सॉलिड में भी होगा। ठीक, तो अब हम करते हैं इसको डिस्कस। ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, प्रेशर इधर बढ़ रहा है। ये वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम है। ये पॉइंट O है। O यहाँ होता है कि यहाँ पर ये वाटर है, इधर आइस है सॉलिड और इधर ये वेपर्स हैं। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर इधर को बढ़ रहा है। जो हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो अब हम इस फेज डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो कर्व है OA, OB और OC, 3 तो कर्व हैं। दिस इज पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें 3 फेज एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इधर से इधर चलेंगे तो लिक्विड, इधर से इधर चलेंगे तो सॉलिड, इधर से इधर चलेंगे तो गैस। तो तीन जो है, इधर गैस है, इधर लिक्विड है और इधर सॉलिड है। तो ये दिस इज ट्रिपल पॉइंट O।
जिसपे 3 फेज आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। एरियाज ए ओ बी में ये वेपर्स प्रेजेंट हैं, ए ओ सी में वाटर प्रेजेंट है, और सी ओ बी दिस इज आइस, ये सॉलिड प्रेजेंट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व ओ ए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ए के ऊपर, हाँ, तो दिस इज दी along this curve water and vapors both are present in equilibrium along this curve। इस कर्व पर वाटर और वेपर्स, सॉलिड और गैस एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। बियॉन्ड ए इज द क्रिटिकल पॉइंट विच इज एट प्रेशर 217.75 and this is temperature 373.99। ये this is critical pressure and temperature। beyond this point we cannot differentiate liquid and vapors। लिक्विड और वेपर्स को यहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। वी कैन सी दिस प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एंड दिस टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू दिस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड उबलना चालू हो जाता है। उबलना क्या चालू हो जाता है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नीचे को काम करता है, वेपर प्रेशर ऊपर को काम करता है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब बात पहले हम कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वेपर फेज लिक्विड उबलना चालू हो जाता है, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ इस पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके करस्पॉन्ड जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है कि करस्पॉन्ड जो टेम्परेचर है वो इसका BP 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अलोंग दिस कर्व ओ ए क्या है? ये लिक्विड एंड गैस, ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अलोंग दिस कर्व लिक्विड एंड गैस, ये लिक्विड ये गैस, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो यहाँ जो है ओ ए पर फेज हो गए 2, तो अकॉर्डिंग टू जो है फेज रूल F इक्वल्स टू C माइनस P+2, यानी कि C 1 है वाटर कंपोनेंट है और P यहाँ 2 हो गए, और यहाँ जो है हमारा +2 = 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो ये F = 1, यानी कि यूनिवेरिएंट, यानी कि मोनोवेरिएंट, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर में से एक को फिक्स कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू पता लग जाएगी अलोंग दिस कर्व। तो ये देखिए कि अगर हम क्या कहते हैं
कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बदलता चला जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हमें टेम्परेचर पता है तो वेपर प्रेशर अपने आप पता लग जाएगा अलोंग दिस कर्व। तो यहां ये केवल टेम्परेचर या प्रेशर को फिक्स करने की आवश्यकता है इस सिस्टम को ओ ए अलोंग डिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद चलते हैं हम ये ओ बी वी कैन से दिस इज आइस सॉलिड, दिस इज वेपर्स, दिस इज गैस। एक साइड में आइस है, एक साइड में वेपर्स है। तो अलोंग दिस कर्व सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस, ये सॉलिड इधर सॉलिड है इधर गैस है, आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है तो दो फेज प्रेजेंट है, ऐसा ही ओ बी हुआ, ओ बी में भी फेज दो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये जो है ये भी इसके लिए रखेंगे तो C इक्वल टू 1 और P इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही निकल जाएगी और ये जो है आपका मोनोवेरिएंट कहलाएगा OBB। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इधर जो है इधर सॉलिड है इधर गैस है, सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होते हैं दिस इज नॉन एज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो ये कहलाता है इसका सब्लिमेशन कर्व, ऊपर वाला वेपराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व, दिस इज सब्लिमेशन कर्व बिकॉज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ये बी पॉइंट है, इसके पीछे कोई भी वेपर्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो है इसका -373 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वेपर्स प्रेजेंट नहीं होती है और वो सॉलिड बन जाता है। कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर लेफ्ट को घट रहा है, वेपर प्रेशर नीचे घट रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता है और इतना कम हो जाता है -373 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वेपर्स उस समय प्रेजेंट नहीं होती है, पूरा का पूरा सॉलिड होता है। ठीक इसे बात कर रहे हैं हम ओ बी की। तो ये जो है आ गया कि यहाँ इसकी लोअर लिमिट होती है। तो ये सब्लिमेशन कर्व डिस्कस हो गया। अब इसके बाद करते हैं ओ सी। अब क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस इज नॉन एज मेल्टिंग। ठीक, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। ठीक, तो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां देखते हैं कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका सॉलिड का वेपर प्रेशर ये है आइस का। तो इस समय जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है कि जो 1 एटमॉस्फेयर पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या होता है कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि ये V ज़्यादा है और यहाँ वॉल्यूम कम है। ये आपको पता होगा
कि V वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, घटता है। ये किसके फेवर में है? ये फेवर में है कि प्रेशर अगर हम घटा दें, प्रेशर घटा दें तो वॉल्यूम, प्रेशर घटा दें, हाँ प्रेशर घटा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो वॉल्यूम, हाँ प्रेशर, हाँ वॉल्यूम का घटना प्रेशर बढ़ाने को इंडिकेट करता है। तो वाटर जब बनेगा जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो इजीली ये मेल्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वाटर बनने को वो मेल्ट करने के लिए ये फेवरेबल होगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है, वो इजीली मेल्ट हो जाता है, कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाता है। ये सभी सॉलिड से लिक्विड में नहीं आती, ये वाटर में आते हैं, आइस में। आइस जब मेल्ट होता है वाटर में चेंज होता है तो इसका वॉल्यूम घटता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम घटे इसके लिए लीटरेचर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर जब बढ़ाएंगे तभी वॉल्यूम घटेगा। अब प्रेशर वॉल्यूम घटेगा यानी कि पानी बनेगा, यानी कि आइस मेल्ट होगा। तो ये जो है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट कर भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाटर आइस में फ्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये आइस में फ्रीज हो रहा है। तो along AC, OC, solid and liquid are two phases are present in equilibrium. Here again OC में भी P इक्वल टू 2 होगा, और जब P इक्वल टू 2 होगा दो फेज होंगे तो ऊपर वाली कंडीशन ही होगी, यहाँ P इक्वल टू 2, 1 - 2 + 2 यानी कि जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यानी कि मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट OC हमारा होगा। तो ये हमारा OC डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट क्या है कि तीनों फेज एक साथ प्रेजेंट हैं। इधर को हल्का सा चलेंगे, मतलब ये तो वाटर है, ये वेपर्स है और ये सॉलिड है, दिस इज ट्रिपल पॉइंट। और ये किस पे है? 4.58 mm और 0.00378 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर ये कंडीशन आती है। तो तीन फेज इस समय प्रेजेंट हैं, ओ पर तीन फेज प्रेजेंट हैं ये। तो इसके लिए फेज रूल हो गया F इक्वल टू 1 - 3 + 2 इक्वल टू 0, यानी कि सिस्टम यहाँ हो गया नॉन वेरिएंट। नॉन वेरिएंट क्या है कि ऐसी इसमें किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो ये जो है तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हो, तो वहाँ डिग्री किसी को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस पर आती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, पानी भी होता है और ये गैस भी होती है और आइस भी होती है। तो ये इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। नाउ एरिया, तो हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पहले से डिफाइंड है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये तीनों चीज एक साथ मिलती हैं। तो यहाँ सिस्टम नॉन वेरिएंट है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रिपल पॉइंट पर। अब बात करते हैं कि ये जो डॉटेड वाला है OA', OA' इसे कहते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेटा स्टेबल क्या कि जैसे जैसे हम पानी को ठंडा करते हुए आ रहे थे वैसे वैसे जैसे जैसे पानी को ठंडा करके आ रहे थे तो टेम्परेचर कम कर रहे थे, उसका वेपर प्रेशर घट रहा था। अब एक स्थिति आई कि ये जो पानी है -8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। इसे सुपर कोल्डेड लिक्विड
कोल्डेड लिक्विड कहते हैं। कि अगर हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, इसको स्टिरर ना करें, इसमें बर्फ ना मिलाएं, तो ये क्या होगा कि सुपर कोल्डेड लिक्विड बर्फ में चेंज ना होने की जगह लिक्विड ही रहता है -8 डिग्री सेल्सियस का। दिस इज सुपर कोल्डेड लिक्विड कहलाते हैं। इसमें ये सुपर कोल्डेड लिक्विड और वेपर्स, सुपर कोल्डेड लिक्विड और वेपर्स इसके इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। फिर इसको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या थोड़ा सा इसमें बर्फ मिलाएं या स्टर करें तो इसका वेपर, ये सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और सॉलिडिफिकेशन होने पर यहाँ वेपर प्रेशर इसका इस जगह से इस जगह आ जाता है, और वो जो है पास आकर के हीट निकाल करके और ये जो है इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। इसे यहाँ पर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब जो -8 पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा इसे हिलाते हैं, थोड़ा सा पानी बर्फ मिलाते हैं, तो ये तुरंत जो है सॉलिड बन जाता है। सॉलिड का मतलब यहाँ वेपर प्रेशर है इसका, इधर यहाँ से ये यहाँ कम हो जाएगा इस टेम्परेचर पर, और ये जो है फिर इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ये जो है ये दो कर्व इस पर प्रेजेंट हैं, दो फेज, सॉलिड और आइस। तो यहाँ जो है ये सिस्टम हो गया हमारा बाई वेरिएंट। फेज 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ ये भी बाई वेरिएंट हो गया हमारा। ओ ए डैश आल्सो बाई वेरिएंट हो गया। ठीक, हाँ, तो ये तो हो गया। तो इसमें टेम्परेचर को फिक्स करने की ज़रूरत है या वेपर प्रेशर को फिक्स करने की ज़रूरत है इसको डिफाइन करने के लिए। हाँ, एक ये एरिया रह गया था, AOB, AOC और COB। तो AOB ये हाँ वेपर से प्रेजेंट है, और ये गैस प्रेजेंट है। AOC यहाँ ये सॉलिड प्रेजेंट है, और ये COB यहाँ ये AOC ये तो वाटर प्रेजेंट है, और ये जो है यहाँ ये COB ये सॉलिड प्रेजेंट है। तो यहाँ जो है एक फेज प्रेजेंट है, एक फेज। तो F इजिकल टू 1 माइनस फेज 1 C प्लस 2 इजिकल टू 2। तो यहाँ ये सिस्टम हमारा इसमें बाई वेरिएंट हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दो यहाँ पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर को डिफाइन करने की बात होगी कि किस टेम्परेचर के और किस प्रेशर के बीच ये हमारा टेम्परेचर लिमिट क्या है और प्रेशर लिमिट क्या है कि हमारा ये एक फिजेंट पानी या गैस या बर्फ प्रेजेंट होगा। थैंक यू।